नमस्कार दोस्तों, मैं पायल अरोड़ा आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता था, अपन चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट, बाल्य अवस्था और विकास, हमने बुक स्टार्ट कर रखी है और उस बुक का अपने टॉपिक फर्स्ट यूनिट शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी हमने टॉपिक उठा रखा था। तो उसके अंदर हमने फर्स्ट कर दिया था कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, विशेषताएं, टेक्निक, मेथड जो भी है वो हमने कंसेप्ट कर लिया था। और फर्स्ट यूनिट का ही सेकंड पोर्शन हम देखें तो वंशानुक्रम और वातावरण था। हमने देखा था कि वंशानुक्रम क्या होता है, उसके कुछ हम सिद्धांत कर रहे थे, नियम कर रहे थे। वंशानुक्रम का उसका डेफिनेशन, उसका जो भी मीनिंग है वो चीज़ हम समझ चुके थे। हम कर रहे थे कि उसकी कौन कौन से नियम हैं। तो कुछ नियम हमने कर लिए थे। मेडल का नियम आज करना है हमने। साइंस के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर है, लेकिन हम साइकोलॉजी के अंदर, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी के अंदर हम करेंगे। तो उसके अंदर काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट दिया हुआ है जो हमारे सिलेबस से रिलेट करता है। तो आज हम उस टॉपिक को करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आए या ये चैनल पर जितनी भी वीडियो हैं वो आपके काम आ रही हैं या आपकी कुछ भी हेल्प कर रही हैं, आपके सब्जेक्टिंग कमांड के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपकी हेल्प कर रही हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर है, सबसे पहले हमने कई नियम कर लिए। इससे पहले तो हमने मेंडल का नियम करना था। तो वो क्या है, देखो, इस नियम के अनुसार वर्ण संकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती हैं। मतलब वर्ण संकर करवाने पर जो चीजें हैं या जो प्राणी हैं या जो वस्तुएं हैं वो अपने मौलिक रूप के अंदर फिर से आ जाती हैं। मेंडल जो थे एक पादरी थे। अपने गिरजाघर के अंदर उनका जो बगीचा था उसके अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने मटर की कुछ शुद्ध छोटी और शुद्ध बड़ी किस्में ली और उनको एक साथ मिलाकर उन्होंने लगाया। तो रिजल्ट के अंदर उन्होंने कुछ मिक्स किस्में पाई, कुछ शुद्ध पाई और कुछ बड़ी शुद्ध पाई और कुछ छोटी शुद्ध पाई। अब ये पूरा जो उनका प्रोसेस था, उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने चूहों पर भी प्रयोग किए, सफ़ेद और काले चूहों पर भी प्रयोग किए थे। तो ये जो है वंशानुक्रम को डिक्लेयर करता है। कहीं ना कहीं जो वंशानुक्रम का प्रत्यागमन का सिद्धांत हमने किया था उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ बताती है कि प्रत्यागमन करते मतलब मनुष्य के जो गुण होते हैं वो उसकी संतति के अंदर आते हैं, मतलब आगे आने वाली जनरेशन के अंदर आते हैं। जो विशिष्ट गुण है वो कहीं ना कहीं एक बार में लुप्त हो जाएंगे। जैसे गांधी जी की संतान है तो उसमें जो गांधी जी के गुण थे वो नहीं आए और उससे अपोजिट जो निम्न कोटि के गुण आए वो उत्पन्न हुए उसके अंदर, और वो उच्च कोटि के जो गुण थे वो नहीं आ पाए। कहीं ना कहीं जो वास्तविक गुण है, जो अधिक प्रभावशाली है, वो गुण सुप्त अवस्था के अंदर चले जाते हैं और वो आगे वाली जनरेशन के अंदर वो फिर से दिखाई देने लगते हैं। जैसे पादरी ने, जो मेंडल थे, जॉन ग्रीगर मेंडल, जो चर्च के अंदर एक पादरी थे, उन्होंने जो प्रयोग किए, उन्होंने क्या किया, शुद्ध बड़ी मटर ली और शुद्ध छोटी मटर ली। तो दोनों को एक साथ मिलाकर उन्होंने उस किस्म को बोया और जो रिजल्ट प्राप्त हुआ तो कुछ शुद्ध प्राप्त हुई, कुछ अशुद्ध प्राप्त हुई, कुछ मिक्स दोनों के पाई गई। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वंशानुक्रम के अंदर आती है, हेरिडिटी के अंदर आती है कि जब क्रॉसिंग होती है, जब वो चीज़ करवाई जाती है, क्रॉस होता है, तो नई जो जनरेशन पैदा होती है, जो नई जनरेशन उत्पन्न होगी, वो चाहे किसी वस्तु के अंदर हो, चाहे प्राणी के अंदर हो, वो कोई भी जो किस्म नई पैदा होगी उसके अंदर कुछ गुण विद्यमान रहेंगे और कुछ गुण सुप्त अवस्था के अंदर भी पाए जाएंगे। तो जॉन ग्रीगर इस नियम को बताएं कि जेको स्लोवेकिया के थे, मेंडल नाम के जो पादरी थे, उन्होंने प्रतिपादित किया। अभी आपको बताया कि मेंडल एक पादरी थे। उन्होंने अपने गिरजाघर के बगीचे में छोटी व बड़ी मटरों के बराबर संख्या में किस्में मिलाकर उन्होंने बोई। शुद्ध बड़ी मटर थी 50% और शुद्ध छोटी मटर थी 50%। जब वर्ण संकर करवाया गया तो वर्ण संकर का रिजल्ट क्या रहा कि शुद्ध बड़ी मटर प्राप्त हुई 25%, 25%, और शुद्ध छोटी मटर जो थी वो भी 25% प्राप्त हुई। बड़ी वर्ण संकर मटर प्राप्त हुई 50%। देखो, ना तो वो इस किस्म की थी, ये शुद्ध देखो, और यहाँ भी शुद्ध। ये एक तरह से अशुद्ध किस्म प्राप्त हुई हमारे को,
वो थी वो 50%। अगर 3 संतानें हैं तो एक में 50% गुण है, एक में 25 और एक में 25। तो मतलब कुछ गुण पूर्ण रूप से 100% किसी भी उसके अंदर नहीं है। तो शुद्ध जो बड़ी, हाँ यहाँ पर देखो शुद्ध बड़ी मटर और शुद्ध छोटी मटर दोनों को बोया गया था, लेकिन क्या हुआ रिजल्ट में, ये तो 25% ही प्राप्त हुई। शुद्ध मटर जो है वो 25%, शुद्ध छोटी और बड़ी वो 25% हुई, लेकिन एक नई किस्म उत्पन्न हुई, बड़े मटर प्राप्त हुए जो ना तो वो इस बड़ी किस्म के थे ना इस छोटी किस्म के थे, बड़ी वर्ण संकर एक मटर प्राप्त हुआ, मतलब दोनों का मेल प्राप्त हुआ, वो 50% तक। ये जो इनका सिद्धांत है कहीं ना कहीं प्रत्यागमन के सिद्धांत के ऊपर काम करता है, और इन्हीं के सिद्धांत को आधार मानकर वंशानुक्रम का जो नियम है उसको आगे फॉलो किया गया कि वंशानुक्रम किस प्रोसेस से। अभी हम देखते हैं कि वंशानुक्रम का क्या इफेक्ट रहता है, क्या प्रभाव रहता है। देखो ये अपने आरपीएससी के बेस के ऊपर देखें, उसके अंदर जो एजुकेशनल साइकोलॉजी आती है उस बेस पर भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो भी आपको बता रही हूँ, तो इसको ध्यान से कंसेप्ट इसका समझ लेना, इनके जो नाम है वो चीज़ अपने माइंड में सेट कर लेना, तो उन चीज़ों को ध्यान से सुनना। देखो वंशानुक्रम का क्या इफेक्ट पड़ता है, इस हेरिडिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग राय दी है। तो उन मनोवैज्ञानिकों के नाम हमारे माइंड में वो जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि किसने क्या बताया। काफ़ी बार ये पेपर के अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुट हो चुका है। तो मूल शक्तियों पर प्रभाव, कि वंशानुक्रम का मूल शक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। जो थॉर्नडाइक हैं जिन्होंने अधिगम के सिद्धांत हमने देखे हैं थॉर्नडाइक के, तो अधिगम का जो सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, तो वही थॉर्नडाइक हैं, ए.एल. थॉर्नडाइक जो थे, उन्होंने बताया कि वंशानुक्रम का मूल शक्तियों पर इफेक्ट पड़ता है। इतनी बात याद रखने की जरूरी है कि वंशानुक्रम के अंतर्गत मूल शक्तियों पर प्रभाव किस मनोवैज्ञानिक ने बताया, थॉर्नडाइक ने। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, कि माता पिता की लेंथ लंबे हैं तो बच्चों की भी लंबाई होगी, माता पिता हेल्दी हैं तो बच्चे भी हेल्दी होंगे, माता पिता का कद छोटा है तो बच्चों का कद भी छोटा होगा। इन चीजों का, शारीरिक लक्षणों का वंशानुक्रम पर क्या वंशानुक्रम का शारीरिक लक्षणों पर क्या प्रभाव है, वो चीज बताई कार्ल पियर्सन ने। कार्ल पियर्सन अपने मैथमेटिकल के अंदर देखें तो जो सह संबंध का नियम दिया था उन्होंने, इसी बेस, वो एक मनोवैज्ञानिक, तो इसी बेस पर उन्होंने ये नियम भी दिया था, सह संबंध का, कोरिलेशन का जो सिद्धांत है वो चीज दी थी उन्होंने। फिर प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, वंशानुक्रम का प्रभाव प्रजाति की श्रेष्ठता पर पड़ता है, क्लीनबर्ग ने दिया। क्लीनबर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो रिचर्ड एडवर्ड थे वो एक काफी ऊंची पोस्ट के ऊपर राजनेता थे वो, और उनकी मैरिज एलिजाबेथ से हुई जो उसी कैटेगरी की थी, उसी वर्ग की वहां पर व्यवसाय की संबंधित थी। उनसे जो उत्पन्न संतानें हुई वो कोई न्यायाधिकारी बना, कोई लोकसभा के अंदर अधिकारी बना, तो कोई राज्यसभा के अंदर, मतलब किसी राजनीतिक पोस्ट के ऊपर थे। तो क्लीनबर्ग ने क्लियर किया था अपने प्रयोगों के द्वारा कि अगर माता पिता के अंदर जो श्रेष्ठता है वो संतान के अंदर अवश्य ही आएगी। जो क्लीनबर्ग हैं, रिचर्ड एडवर्ड और एलिजाबेथ, उन्होंने आपस में शादी की और उससे उत्पन्न जो संतान थी उसी तरह राजनीतिक कुशलता से पूर्ण थी। फिर देखते हैं व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का। आर.बी. कैटल, अपने जब आगे व्यक्तित्व का करेंगे टॉपिक तो आर.बी. कैटल की पूरी डिटेल आएगी, तो उन्होंने व्यक्तित्व से संबंधी जो भी सिद्धांत दिया था। यहाँ पर देखते हैं आर.बी. कैटल ने बताया कि व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का। उन्होंने अमेरिका के 885 वैज्ञानिक परिवारों का अध्ययन किया और उसके अंदर बताया कि जो वैज्ञानिक परिवारों का अध्ययन किया वो जिस फील्ड से वैज्ञानिक थे उनकी संतान में भी उसी प्रकार की योग्यता उन्हें दिखाई दी। फिर बात करते हैं सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। विनशिप, इनका नाम याद रखिए, उन्होंने बताया कि सामाजिक स्थिति पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार की उन्होंने निग्रो जो प्रजाति है उसका अध्ययन किया, श्वेत निग्रो, अमेरिका के श्वेत निग्रो प्रजाति, उन्होंने बताया कि प्रजाति पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। अगर वर्ण संकर करवाया जाएगा तो जो श्रेष्ठ प्रजाति है उसके गुण दिखाई देते हैं और जो निकृष्ट प्रजाति है उनके गुण लुप्त हो जाते हैं। और कई बार इस तरह की कंडीशन होती है कि निम्न प्रजाति, कहीं ना कहीं प्रजाति के गुण दिखाई देते हैं, और दोनों ही अगर श्रेष्ठ प्रजाति का वर्ण संकर करवाया जाए तो श्रेष्ठ प्रजाति से उत्पन्न संतान भी श्रेष्ठ ही उत्पन्न होगी। फिर बात करें चरित्र पर प्रभाव।
डगडेल ने बताया कि वंशानुक्रम का चरित्र पर भी प्रभाव पड़ता है। उन्होंने जूस के वंशजों के ऊपर इसके एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने एक विवाह किया, उन्होंने 2 विवाह किए, उसके अंदर एक विवाह किया जो चरित्रहीन लड़की से किया और एक जो चरित्रवान लड़की से किया। जब चरित्रहीन से किया तो उससे उत्पन्न संतान भी चरित्रहीन ही उत्पन्न हुई। कहीं ना कहीं किसी ना किसी अपराध में वो ग्रस्त थी संतान। और जो चरित्रवान लड़की से किया तो उनसे जो उत्पन्न संतान थी वो उच्च कोटि की थी, उनके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति नहीं दिखाई दी। और चरित्रहीन जो थे, कोई वो अपराधी था, कोई बाल अपराधी था, किसी ने चोरी की, किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, तो इस तरह की संतान उनसे उत्पन्न हुई। तो डगडेल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, अपने प्रयोगों के अंदर यह सिद्ध किया। फिर महानता पर प्रभाव, गाल्टन ने इसके एक्सपेरिमेंट किए कि महानता पर, कि महान व्यक्ति की संतान भी महान होगी। हाँ, उसमें कुछ गुण लुप्त हो सकते हैं, लेकिन वो गुण सुप्त अवस्था के अंदर उसके अंदर विद्यमान रहते हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो उजागर अवश्य होते हैं। फिर बात करें वृद्धि पर प्रभाव, गोडार्ड ने इसका किया, कोलिको के सैनिक थे उन पर इसका प्रयोग किया था और उन्होंने बताया कि वंशानुक्रम का वृद्धि के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। कुछ नाम है, जैसे मूल शक्तियों पर थॉर्नडाइक ने बताया, शारीरिक लक्षणों पर कार्ल पियर्सन ने बताया, प्रजाति की श्रेष्ठता पर क्लिनबर्ग ने बताया, व्यवसायिक योग्यता पर आरबी कैटल का नाम सबसे इम्पोर्टेंट है, काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। व्यवसायिक योग्यता के बारे में बताया आरबी कैटल ने, सामाजिक स्थिति पर विनशिप ने, चरित्र पर जब प्रभाव बताया वो डगडेल ने बताया, महानता पर गाल्टन ने, और वृद्धि पर स्पेशली गोडार्ड ने अपने प्रभाव बताए कि वंशानुक्रम के ऊपर इन चीजों के भी प्रभाव पड़ते हैं, वंशानुक्रम इन चीजों को भी इफेक्ट। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम हमने देखा कि क्या चीज है, हेरिडिटी क्या चीज है, उसके कुछ नियम थे, वो चीजें हमने देखी। तो दूसरा इसका पहलू देखें तो वो आता है वातावरण। अब वातावरण क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही चीजें हमारी लाइफ के लिए जरूरी हैं। जैसे वातावरण की विशेषता बताते हुए एट द फर्स्ट जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था, जेपी वॉटसन थे, उन्होंने एक बात कही थी कि आप एक बच्चा मुझे दो, आप जो कहोगे मैं उसे वैसा बना दूंगा। तो ये जो उनका सेंटेंस था वो वातावरण के ऊपर डिपेंड था। वो कहते थे कि एक बालक को बनाने में वातावरण वहाँ का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बालक के व्यक्तित्व के विकास में, उसकी वृद्धि में, उसके शारीरिक गुणों का विकास करने में, सभी में वातावरण वंशानुक्रम भूमिका निभाता है। लेकिन वो जन्मजात जो हमें शक्तियां प्राप्त हो गई, लेकिन लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे व्यक्तित्व को बनाने के लिए, क्या सिर्फ जो हमें जीन से प्राप्त हुआ या जो हमारे हेरिडिटी है उससे प्राप्त हुआ, जो हमारे वंश से प्राप्त हुआ, क्या उतना सेटिस्फाइड है? नहीं। एक बच्चे को बदलना, कहते हैं ना कि स्कूल के अंदर जब बच्चा जाता है तो उसके व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, वो कुछ नया सीखता है। उसके आसपास अगर उसके मित्र दोस्त हैं, कोई चोर है, कोई झूठ बोलता है, मारपीट करता है, तो उसके व्यक्तित्व में भी वैसा ही प्रभाव दिखाई देगा। और वही अगर उस बच्चे के आसपास का जो वातावरण है काफी अच्छा है, काफी पोलाइट रहते हैं लोग, काफी सहयोग की भावना है, तो बच्चे में खुद ब खुद वो चीजें विद्यमान हो जाती हैं। तो ये खुद ब खुद उसके अंदर वो विद्यमान होना किस चीज का इफेक्ट है? वो वातावरण का प्रभाव है। तो वातावरण को हम हमारे विकास के अंदर पीछे नहीं छोड़ सकते। जितना वंशानुक्रम एक इम्पोर्टेंट फैक्ट रखता है, उतना ही वातावरण भी इम्पोर्टेंट फैक्ट रखता है। तो बेसिकली वातावरण हमारे व्यक्तित्व को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वातावरण, वंशानुक्रम हमने देखा। अब देखिए वातावरण क्या है। वातावरण, जिसको पर्यावरण भी बोल सकते हैं, छोटी क्लास से ही हम सीख के आ रहे हैं। पर्यावरण, परि मतलब हमारे चारों ओर, आवरण जो ढका हुआ है, मतलब हमारे चारों ओर जो भी तत्व हैं। अब उन तत्वों में ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीजें नहीं आ रही। यहाँ पर वातावरण समाज से रिलेटेड है। हमारे चारों ओर जो भी तत्व हैं, तत्व से मतलब है कुछ भौतिक तत्वों की बात नहीं हो रही यहाँ पर क्योंकि बालक के विकास की बात हो रही है, क्योंकि ये चाइल्ड साइकोलॉजी है, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट अब करें, तो यहाँ पर उस वातावरण की बात हो रही है जो आसपास विद्यमान है। हमारा परिवार, हमारा पड़ोस, हमारा समुदाय, हमारा समूह, हमारा विद्यालय, हमारी आसपास की सोसाइटी, उन चीजों की बात हो रही है। तो हमारे चारों ओर जिस प्रवृत्ति के लोग रहेंगे, वैसी ही प्रवृत्ति का हमारे अंदर होना। एक बच्चा है, बच्चा घर के वातावरण से, बच्चे के माता पिता बहुत अच्छे, काफी पोलाइट रहने वाले,
बच्चे को गोद दे दिया गया एक ऐसे परिवार के अंदर जहां पर हर वक्त झगड़ा रहता है, हर वक्त फ्रस्ट्रेशन रहता है, हर वक्त कुछ ना कुछ गलत होता है। क्या वो बच्चा अपने वंशानुक्रम के अकॉर्डिंग तो उस बच्चे को काफी पोलाइट होना चाहिए और सहयोग की भावना से और महान होना चाहिए, लेकिन वहां पर वो बच्चे की महानता नहीं दिखाई देगी। बच्चे का व्यक्तित्व कैसे बनेगा कि वो झगड़ा करने वाला होगा, झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा, इरिटेट करने वाला होगा, हर वक्त फ्रस्ट्रेट अगर वो रहना, झगड़ा लड़ाई झगड़ा देख रहा है, गाली गलौज देख रहा है, तो वो चीज वो सीखेगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसा बच्चे को व्यवहार वातावरण दिया जाएगा बच्चे का व्यवहार भी वैसा ही बनेगा। तो यहाँ पर हम उसी वातावरण की बात करें तो बच्चे के चारों ओर जिस प्रकार का वातावरण, आज स्कूली शिक्षा की हम बात लें, एक बच्चा स्कूल के अंदर घर पे काफी अच्छा है, लेकिन स्कूल के अंदर बच्चों के ग्रुप में जाकर बच्चा शरारतें करना सीख जाता है, बच्चा रूड बिहेव करना सीख जाता है, बच्चा मारपीट करना सीख जाता है। तो क्या हुआ वहां पर? माँ बाप का फॉल्ट हुआ या स्कूल का फॉल्ट हुआ? वहां पर क्या स्कूल का वातावरण उसे इस तरह का मिला। और एक ऐसे स्कूल में हम बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं जहां पर संस्कार दिए जाते हैं बच्चे को, जहां पर ऐसी बेस्ट एजुकेशन, एक हेल्दी एजुकेशन दी जाती है बच्चे को, तो घर के वातावरण को वो बच्चा चेंज कर सकता है। एक बच्चे के द्वारा सुबह सुबह उठकर अपने माता पिता के पैरों को हाथ लगाया गया और चरण वंदना की गई, देन क्या वो स्कूल से वो सीख कर आया, उसके टीचर्स ने एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 वीक, 1 ईयर बच्चे ने यही रिपीट किया, तो वो चीजें घर में भी ऑब्जर्व होने लग जाएंगी। या घर में इस तरह का वातावरण मिला, क्योंकि बच्चा 90% बाहर रहता है, 10% घर से कनेक्ट रहता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बाल्यावस्था के अंदर आता है तो बाहर के समूह से ज्यादा कनेक्ट और फैमिली से कम कनेक्ट रहता है। मतलब वो चीज ज्यादा छाप छोड़ती है बजाय फैमिली के। फैमिली भी वातावरण के अंदर आती है। एक छोटे बच्चे की जो नींव है, कह रहे हैं ना कि एक बच्चे की फर्स्ट गुरु जो होती है उसकी माँ होती है। माँ के द्वारा अच्छे संस्कार दिए जाएंगे तो बालक के अंदर अच्छे संस्कार आना ऑब्वियस है। तो वातावरण, ये पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस, जो कुछ भी स्कूल का, घर का, वो किसके ऊपर डिपेंड है? वहाँ के एनवायरनमेंट पे, वो वातावरण के ऊपर। वातावरण अगर उच्च कोटि का होगा, वातावरण अगर पॉजिटिव होगा तो बच्चे की जो वाइब्स हैं वो पॉजिटिव रहेंगी, और वातावरण अगर नेगेटिव होगा तो बच्चे की वाइब्स भी नेगेटिव ही रहेंगी, वही चीजें वो सीखेगा। वॉटसन के द्वारा कहा जाना कि एक बच्चे को आप मुझे दे दो, उसे डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, डाकू बनाना है, जो बनाना है वो मैं बना दूंगा। वो किस बेस के ऊपर कह रहे थे? वो इसी वातावरण के ऊपर कह रहे थे कि बच्चे को जो बनाना है वो बना दिया जाएगा। अगर डॉक्टर बनाना है तो उसके आसपास वातावरण इस तरह का रखा जाएगा, डाकू बनाना है तो उसके पास इस तरह का वातावरण रखा जाएगा। तो जो बनाना है वो वातावरण के ऊपर डिपेंड है कि बच्चा क्या बन रहा है। तो वुडवर्थ ने इस संबंध में कहा है कि वातावरण क्या है? वातावरण में भी सब बाह्य तत्व आ जाते हैं। देखो, बाह्य तत्व हैं, आंतरिक तत्व जो थे वो हमने वंशानुक्रम के अंदर देखे। बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। जब बालक का जीवन प्रारंभ हुआ तब से वो उसे इफेक्ट कर रहा है। तो वो सारी चीजें वातावरण के अंदर आती हैं। आसपास का हमारा सारा जो भी आवरण है, जिस आवरण से हम ढके हुए हैं, ये सोसाइटी, सब कुछ, वो चीजें वातावरण के अंतर्गत आती है। प्रोफेसर रोस ने कहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। एक बाहर की एक ऐसी पावर है जो हमारी लाइफ के ऊपर इफेक्ट डालती है, हमें प्रभावित करती है। तो वुडवर्थ की डेफिनेशन और रोस की डेफिनेशन देखें तो काफी क्लियर हो जाता है कि वातावरण एक ऐसी बाहरी ताकत है, एक ऐसी शक्ति है जो हमें अंदर तक प्रभावित करती है और हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। वातावरण का बालक के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उस चीज को देखते हैं। सबसे पहले शारीरिक अंतर पर प्रभाव पड़ेगा, ऑब्वियस है। मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा। देखो, वॉटसन की जो डेफिनेशन डिफाइन की, उससे ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। उसकी प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी बुद्धि पर, और स्पेशली उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा। बालक का व्यक्तित्व जो भी बनेगा वो उसके बाहरी आसपास के वातावरण से ही बनेगा। पर्सनैलिटी डेवलप कैसे होगी? जैसा एनवायरनमेंट उसे मिलेगा वैसी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। एक जीन्स माता पिता की पर्सनैलिटी डेवलप है, काफी अच्छे रेपुटेटेड है पर्सनैलिटी, तो क्या बच्चे की उस वंशानुक्रम से ही पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी? नहीं, उसे कुछ एथिक्स सीखने पड़ेंगे, कुछ अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और वो चीजें ऑब्जर्व कहाँ से करेगा? अपने आसपास के वातावरण से, ओब्वियसली अपने माता पिता से भी। उसके आसपास का छोटे होते का वातावरण क्या है? उसके माता पिता। बाहर सोसाइटी में, इस तरह की सोसाइटी में गया जहाँ पर काफी वेल मैनेज लोग थे,
तो वो बच्चा भी वेल मैनेज रहेगा। लेकिन ऐसी फैमिली में गया या ऐसे आसपास के वातावरण में गया, समाज से बाहर, घर से बाहर जब निकला तो ऐसे वातावरण के अंदर गया जहां पर किसी को बोलने के मैनर्स नहीं थे, गाली गलौज की जाती थी, तो बच्चा भी वही ऑब्जर्व करेगा। तो आसपास हमारे जैसा वातावरण होता है, हम उसको ऑब्जर्व करके वैसे ही अपने अंदर स्किल डेवलप करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव में आए चाहे नेगेटिव के अंदर आए। तो ये जो एनवायरनमेंट है वो हमारे को दोनों ही बेस के ऊपर इफेक्ट करता है और हमारी पर्सनालिटी डेवलप करने के अंदर कहीं ना कहीं हेल्प